हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो ये क्लास होगी ये रहेगी यूपी टेट के लिए, जो कि 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। और इसमें हम केवल 2 सब्जेक्ट को ही कवर कर पाएँगे क्योंकि हम अकेले पढ़ाने वाले हैं। तो ईवीएस और हिंदी हम क्या करेंगे, आपका कवर कराएँगे, पूरा 60 नंबर का रहेगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल पा जो यूपी टेट है इसमें केवल 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक ईवीएस होता है, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में से एक आपको चूज़ करना होता है, चाहे संस्कृत लें या इंग्लिश लें, ठीक है? सीडीपी, मैथ इतने ही होते हैं। तो इसमें से पूरा अगर हम टोटल की बात करें कि कितने पूर्णांक हमारा कितना है, तो 150 नंबर का होता है। तो इसमें से 150 में से हम 60 नंबर आपका कवर करवाएँगे, ठीक है? आज हम क्या करेंगे कि केवल ये देखेंगे कि जो हमारा ईवीएस और हिंदी है ये कहाँ-कहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारी कल वाली क्लास रहेगी, कल से हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलेगा। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे हिंदी और ईवीएस का, और फिर अपना टॉपिक वाइज़ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है, और सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ईवीएस का देखेंगे। अगर इसमें हम आपको बताएं कि जो प्रश्न है इसकी संख्या कितनी है, तो 60 प्रश्न है। ईवीएस में का जो 30 प्रश्न आता है वो 30 है, और हिंदी का 30 प्रश्न आता है वो हमारा 30 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी वाला पोर्शन अपना कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है। पहला है आशुभाषण, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है सुलेख और चौथा है शुद्धवर्तनी। देखिए, जो श्रुतलेख है इसका अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुत मतलब होता है सुनना, और लेख का अर्थ होता है लिखना, मतलब सुनकर लिखना। सुलेख मतलब सुंदर लेख, मतलब सुंदर लिखना। शुद्धवर्तनी मतलब जो हम वर्तनी है हमारी शब्दों की, वो कैसी हो, शुद्ध हो, ठीक है। तो लेकिन जो ये आशु भाषण है, भाषण जो होता है ये मौखिक ही तो होता है। जब आप कहीं पर स्पीच दे रहे होते हैं, मतलब भाषण दे रहे होते हैं, तो आप मुंह से ही तो बोलते हैं, ना कि लिख के कोई स्पीच देता है, ठीक है, मतलब भाषण देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो है आशु भाषण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां, या पहला ऑप्शन दिया गया 22। तो अगर भाषा की बात की जाए कि कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 18 हमारी बोलियां हैं। 25 और 15 ये गलत है, कुछ नहीं है। तो भाषा कितनी है, 22 है। और यहाँ क्या पूछा गया, बोली पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारी भाषा कितनी है, मैंने आपको बताई 22 भाषाएं हैं। तो उपभाषा कितनी है, तो उपभाषा 5 है। और उन उपभाषाओं के अंतर्गत, जो 5 उपभाषा है उसके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। अब उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए आपको कुछ टॉपिक का मैंने डाल दिया है इसमें, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिससे थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर उपभाषा दिया गया है, जो 5 कौन-कौन सी उपभाषाएँ हैं, तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हमारी 5 उपभाषाएँ हैं। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें, तो इन इसके अंतर्गत जो बोलियाँ आती हैं, कौन-कौन सी हैं? एक है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरी हरियाणवी, इस या हमसे बांगरू भी कहते हैं, और चौथी है बुंदेली, पाँचवीं है कन्नौजी। मतलब जो हमारी पश्चिमी उपभाषा है, इसके अंतर्गत हमारी 5 बोलियाँ आती हैं, ठीक है? पूर्वी हिंदी की बात करें, तो पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की बात करें तो इसके अंतर्गत आती हैं कितनी, 4 आती हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूढ़ाड़ी भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी, ये आती हैं राजस्थानी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आएगी भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। पहाड़ी हिंदी अगर पहाड़ी उपभाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत आएंगी
कुमाऊनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बोल इसमें मैंने क्या आपका हम लोगों ने क्या कवर किया इसमें, उपभाषा और उपभाषा के अंतर्गत जितनी बोलियां हैं उनको हमने इसमें जाना। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, और कल से जो हमारी क्लासेस चलेंगी उसमें से हम आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हम बताएंगे, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जिससे हमारा क्वेश्चन बने और हम पढ़े ना हो। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो अगर हम प्रत्यय की बात करें कि प्रत्यय कहते किसे हैं, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करें, बदलाव ला दें या परिवर्तन कर दें, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ सामाजिक दिया गया है, तो सामाजिक का अगर हम मूल शब्द की बात करें तो जो सामाजिक है ये समाज जो शब्द है, समाज मूल शब्द है उससे बना है एक प्रत्यय लगाकर। तो मूल शब्द हमारा क्या है सामाजिक में, सामाजिक में, तो समाज हमारा मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है जिससे बन गया सामाजिक। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, देखिए पहला ऑप्शन है समाज प्लस इक, दूसरा सा प्लस माजिक, और तीसरा है सामाजिक, और चौथा सामाजिक। तो मैंने आपको बताया जो मूल शब्द है वो समाज है और इसमें इक प्रत्यय लगाकर बन गया है हमारा सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव जो पत्रिका है इसके संपादक का क्या नाम है, पहला जो नाम है वो अखिलेश, बी है हरे प्रकाश उपाध्याय, सी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, और डी है लीलाधर जागुड़ी। तो जो तद्भव पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो थे अखिलेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कोकर जियो और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति जो है यह किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, अगर जो ये पंक्ति दी गई इसके अर्थ की बात करें हम, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कुकुर मतलब कुत्ता होता है वो 12 बरस तक जीता है, और जो सियार होता है वो 13 बरस तक जीता है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है किसकी है, तो जगनिक की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो इसमें कहा गया है कि अकाल का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपरिहार्य, दूसरा है अंधियारा, तीसरा अक्षत, और चौथा है मतलब डी ऑप्शन है दुर्भिक्ष। तो जो अकाल है इसका पर्यायवाची है दुर्भिक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपका अक्षत से भी, अक्षत जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अक्षत होता है तिलक लगाने के लिए हम जिस अन्न का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अक्षत। क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से में कौन सा मिश्र वाक्य है। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो अगर हम वाक्य की बात करें तो वाक्य को दो प्रकार में बांटा गया, एक रचना के आधार पर कह सकते हैं हम, एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य है ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हमें मिश्र वाक्य के बारे में बताना है। पहला कहा गया है कि क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो ये है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य एक केवल सीधा सा क्या हो, एक वाक्य लिखा गया हो। ठीक है, ना तो उसमें कोई योजक हो ना ही समुच्चय बोधक हो, ना ना योजक हो ना समुच्चय बोधक हो, ना ही कोई जो तो जो सो जैसे तैसे जब कब, मतलब ये सारी चीज़ें ना दी गई हो, एकदम सरल सिंपल सा हो, तो वो साधारण में सरल वाक्य में आ जाएगा। दूसरा है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो ये जो कि है ये हमें बताता है कि ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो ये जो और लग गया है ये योजक है, ये मतलब समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक मतलब जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जहाँ पर दो उपवाक्य जो है किसी समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द से जुड़ रहे हैं तो वहाँ संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये संयुक्त हो गया। इसी प्रकार ऐसे है कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा सरल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये मिश्र वाक्य कैसे हमने पहचाना, की वजह से पहचाना। अब ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। हमारा क्या दिया गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, पहला है अनाहूत। तो अनाहूत उसे कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। और आहूत जिसे बुलाया गया हो।
अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके वो हो गया अपरिमेय। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो कहलाएगा क्या, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशा की बात करें तो जिसकी पूर्व से आशा हो वो प्रत्याशा हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि वाच्य से है। तो वाच्य की अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में अन्य पुरुष जैसे कि एक वचन, बहुवचन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया मतलब कि यहाँ पर भाववाचक होगा, क्या होगा, भाववाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये सारे किस में आएंगे, भाववाचक में आ जाएंगे। निष्कपट, यहाँ पर कहा गया संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है निष्कपट, दूसरा है निकपट, चौथा है निष्कपट और सॉरी माफ करिएगा, दोबारा देखते हैं। पहला है ए नंबर है निष्कपट, वी है निकपट और सी है निष्कपट और डी है निकपट। तो अगर हम निष्कपट के संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा निकपट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर संधि पूछी जाए तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, क्यों, क्योंकि अगर विसर्ग जो हमारा शब्द नी दिया गया है इसके बाद लगा है विसर्ग और उसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, सॉरी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी लोग लिखते और बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मॉरिशस, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रचना दी गई है, 1 से 2 नंबर का यहाँ से भी आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस साहित्य के पोर्शन से जिसमें रचना और कवि वाला आपके सिलेबस में भी दिया गया है। कहा गया है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। ये जो सूर सागर रचना है ये है सूरदास जी की रचना है और इन्होंने इसको ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा है ब्रज, तीसरा है मतलब सी नंबर है बुंदेली और डी है अवधि। तो जो सूर सागर है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और रचना किसकी है, सूर सागर, सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साहित्य का ही है। बीरों का हो कैसा बसंत कविता किसकी लिखी है, क्या है, बीरों का हो कैसा बसंत कविता किसकी लिखी है। पहला सॉरी ए ऑप्शन है कि रामधारी सिंह दिनकर, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है सुमित्रा कुमारी चौहान। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सुभद्रा और सुमित्रा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। तो है पहला विशेषण किसे कहते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। तो जो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो कहलाते हैं विशेषण। पहला कहा गया सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम होते हैं और वो सर्वनाम क्या करें, विशेषण का कार्य करें, तो वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, तो परिमाण बोधक में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, परिमाण बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर है, जैसे कोई भी सामान है तो वो कितना है, कितनी मात्रा में है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। संख्यावाचक है, तो जैसे कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो जो 100 है वो क्या कह रहा है, संख्या को दर्शा रहा है। गुणवाचक जिसमें रंग रूप और कोई विशेषता बताई जा रही है, मतलब कि जैसे रंग रूप हो गया या उसके किसी गुण की बात की जा रही हो। ठीक है, वो सुंदर है, उसने नीले कपड़े पहने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसको क्या कर रही है, उसके अंदर वो गुण हो, तो वो बताता है हमारा गुणवाचक में। तो यहाँ पर क्षेत्रीय कहा गया है, तो क्षेत्रीय जो है ये गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रीय जो शब्द दिया गया है इसमें जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा जो है उसमें समास है। तो अगर हम समास की बात करें तो समास में 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो 2 सार्थ अगर हम अगर इसके सार्थक अर्थ की बात करें, समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या है? तो वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप या संक्षेपीकरण आपका दिया रहता है। और समास की परिभाषा की बात की जाए तो 2 सार्थक शब्दों के योग से बना नया शब्द समास कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि 2 सार्थक शब्दों के योग से बना शब्द समास कहलाता है। इन्होंने कहा है चौराहा शब्द में समास है। तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो अगर हम चौराहा की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द्विगु समास है इसका पहला जो शब्द होता है, द्विगु समास के उदाहरण में जो पहला जो शब्द दिया रहता है उस शब्द का जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो जो चौ है मतलब 4, यहाँ चौ का अर्थ होगा 4, ठीक है? तो ये क्या है? संख्यावाची, तो इसलिए हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक है? आई बात समझ में? और ये सारी चीज़ें हम अपने जो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ यहाँ तो केवल प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन दिखाने के लिए आपके लिए हम लाए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कल से हमारी तो क्लास स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे वर्तनी की अगर हम बात करें तो पहला है कि ए ऑप्शन है अनुग्रहित, और बी है अनग्रहित, सी है अनुग्रहित और डी है अनुग्रहित। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर सी की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। और किस किस का पूछा जाता है तो अहल्या का पूछा जाएगा, श्रृंगार का पूछा जाता है, उज्ज्वल का पूछा जाता है और अंत्याक्षरी का पूछा जाता है, श्रृंगार का पूछा जाता है आपसे, आशीर्वाद का पूछा जाता है। मतलब ऐसे कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी वर्तनी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो हम इसमें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि पता है क्या होता है कि फिंगर से लिखना होता है, बहुत बड़ा बड़ा लिख जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पूछा गया है श्रृंगार, देखिए ये इतना बड़ा लिख जाता है ना, तो सारे शब्द आएंगे नहीं, जो लिख पा रहे हैं लिखे दे रहे हैं। श्रृंगार का आज पूछा गया है आपसे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। उज्ज्वल का पूछा गया है और आशीर्वाद का पूछा गया है। अंतर्धान का भी पूछा जाता है। अंतर ध्यान नहीं होता, धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है, ठीक है? और अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है, अहल्या होता है। तो ये सारी जो सारे वर्तन बहुत सारे शब्द अभी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि स्क्रीन तो हमारी इतने में ही भर गई क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना। तो जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें पहले से ही हम टाइप कर रखेंगे, केवल आपको देखना रहेगा, ठीक? कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी शुद्ध शब्द ही शुद्ध वर्तनी से ही पूछा गया। पहला पैतृक, पैतृक और पितारिक, पैतारिक और पीतु। तो यहाँ भी शुद्ध पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये शुद्ध वर्तनी है, पैतृक, ठीक है? अब हम बात करते हैं सा ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। जो सा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? पहला दंतालु, मतलब दांत और तालु की सहायता से जो बोला जाता है। दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा मतलब डी है दंत, ठीक है? तो अगर हम श की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मूर्धा। दंत से देखिए ये हो गया मूर्धा और ये वाला सा हो गया दंत और तालु ये वाला सा हो गया तालु, ठीक है? तो ये हमारे तीनों सा के हमने आपको बता दिए हैं।
अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है अत्यंत। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अगर उपसर्ग की हम बात करें तो उपसर्ग की परिभाषा हम आपको बताते हैं। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वो कहलाते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय कहाँ लगता है, वो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। जैसे कि हमारा दिया गया है हार। क्या दिया गया है, हार। अब इसमें हमने ये हार तो हारने वाला हो गया ना। अगर हमने इससे इसमें प्र जोड़ दिया तो ये हो गया प्रहार, मतलब कि आक्रमण करना, मतलब कि किसी पर हमला करना, ये प्रहार हो गया। तो देखिए हार से तुरंत इसका अर्थ क्या चेंज हो गया, प्र जोड़ने से हार से क्या हो गया, प्रहार हो गया। अगर उसी प्रकार हम देखें विजय, जैसे दिया गया है हमारा, अब यहाँ पर आप जय में ही केवल अगर दो शब्द जोड़ दें तो यहाँ पर हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। जैसे आपने वी जोड़ा तो विजय, और प्रा जोड़ा तो हो गया पराजय, मतलब हार और जीत बन गया। उसी प्रकार है। तो अत्यंत जो है, अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग लगा है उसमें पहला ए ऑप्शन दिया गया अति, दूसरा अत्य, और सी नंबर है अ, और डी नंबर है अत। तो अत्यंत में जो उपसर्ग है वो अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। अति धन अंत से बन गया हमारा अत्यंत। और ये किस प्रकार हुआ, ये सब हम संधि में जानेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पूरे नियम आपको बताए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपत्यका। उपत्यका का अर्थ है, इन्होंने क्या कहा है कि उपत्यका का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि, बी है पर्वत का शिखर, सी है प्राणियों के पेट का एक अंग, डी है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो उपत्यका और अधित्यका ये दो शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, हो जाएगी आपकी अधित्यका। और सॉरी, उपत्यका। अधित्यका होता है पर्वत के ऊपर समतल की जो भूमि होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गद्यांश से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रहा आपका गद्यांश, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। आदिम आर्य, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की ये सारी चीज़ें जो वर्ष दिया गया है ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। 35 मतलब इस गद्यांश के आधार पर इसमें जो क्वेश्चन बनेगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिराखों, जैसे बोलते हैं ना सिराखों पर रखना, सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे हम देखते हैं। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वेष्टन तक को त्याग दिया, दिशाओं मतलब अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, मतलब वस्त्र बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी भद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए
श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये रहा हमारा गद्यांश। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे गद्यांश दिए जाते हैं उससे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। तो पहला है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने आपको प्रत्यय पहले बताया कि प्रत्यय कहते किसे हैं, तो जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दें वही हमारे प्रत्यय होते हैं। तो घुमक्कड़ में हम अगर मूल शब्द की बात करें तो घूमना से बना है हमारा घुमक्कड़। इसमें क्या किया गया है, अक्कड़ जो है ये क्या घूमना जो हमारा मूल शब्द है उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। तो अक्कड़ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि महावीर जो स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। अब आप देखिए, आप कहाँ पर पढ़े थे, अभी तो पढ़े हैं कि हाँ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। आप ये देखिए कि महावीर स्वामी स्वच्छंद विचरण के लिए वेस्टर्न मतलब वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। तो वैशाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ कहा गया स्वच्छंद में कौन सी संधि है। जो स्वच्छंद शब्द दिया गया है उसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा है गुण, तीसरा है दीर्घ और चौथा है विसर्ग। तो यहाँ पर जो स्वच्छंद शब्द दिया गया है यहाँ पर है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी उम्र कितनी थी। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। तो 35 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा मतलब उसी में है, आपके गद्यांश से ही ये क्वेश्चन है तो उसी से बता रही हूँ मैं। तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ठीक है। अगला है कि का ये इतने अब हो गए आपके कौन से, आपके जो गद्यांश था वो सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया। का उच्चारण स्थान कौन स्थान होता है। कंठ, तालु, नासिक, मूर्धन। तो कंठ के अंतर्गत आएंगे आपके का, ख, ग, घ, अंगा। अंगा जो लास्ट में ये वाला बचता है ना, ये आपका नासिक में आ जाएगा। तो कंठ के अंतर्गत आएगा आपका का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालु की हम बात करें तो चा जो चा वर्ग है इसके अंतर्गत जितने वर्ण है वो सारे आएंगे। और नासिक की बात करें, जो पंचमाक्षर हैं आपके व्यंजन में, जो पंचमाक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, वो नासिक के अंतर्गत आते हैं। और मूर्धा के अंतर्गत आएंगे आपके टा वर्ग, आपका मूर्धा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 गज मलमल। मलमल एक कपड़े की जाती है, कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल की यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ संख्यावाची इन्होंने 4 कह दिया। अब भाई 4 गज कोई कपड़ा है, ये गज जो है ये कपड़े के मापने का एक मापनी यंत्र, मापनी मान लें। तो यहाँ पर आप गिन नहीं सकते हैं कपड़े को। संख्यावाची वही कहलाएगा जहाँ पर आप जो चीज़ दी गई उसको गिन सकें, लेकिन यहाँ गिन नहीं सकते। तो ये परिमाण बोधक में आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। समास का विलोम क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो अब समास का उल्टा क्या होगा, पहला साहसिक, दूसरा समस्या, तीसरा है सामासिक और डी है व्यास। तो व्यास का मतलब होता है विस्तार। तो समास का जो विलोम होगा हो जाएगा व्यास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
फिर है शून्य। शून्य का तत्सम रूप क्या है? अब तत्सम क्या है? तो संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तत्सम है। और वही शब्द जिन्हें हम तोड़ मरोड़ कर प्रयोग कर रहे हैं वो तद्भव है। तो जो शून्य है ये क्या है? हमारा तद्भव है और इसका हमें तत्सम बताना है। तो शून्य का जो तद्भव सॉरी तत्सम होगा वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हमने जो हमारे 30 क्वेश्चन थे हिंदी का हमने अपना कंप्लीट कर लिया। आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साहित्य से भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हमने इसी में देखा कि 2 रचनाएँ थी जो हमारे साहित्य वाले पोर्शन से आई थी और बाकी सारे हमारे ग्रामर के थे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और तद्भव, तत्सम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये सारी चीज़ें ही आपकी पूछी जाती हैं। तो ये सब हम अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा कौन सा ईवीएस का पोर्शन आ जाता है। इसमें भी हम 30 नंबर का अपना देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। पहला है ए ऑप्शन है इनमें से सभी। पहले आप सभी तभी लगाएंगे जब तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो बी ऑप्शन है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का उपयोग। नहीं भाई, अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो इसे किस प्रकार लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार दर्शाते हैं, तो इस प्रकार लिखते हैं C14। और जो कार्बन डेटिंग होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि जो हड्डियां और मतलब जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु मतलब कि एज पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं कि ये जो जीवाश्म हमें मिला है ये कितना कितने साल पुराना है या कब का है। ये सारी चीज़ें हम कार्बन डेटिंग में पता करते हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि इनमें से सभी। तो जब भाई बी गलत है तो ए तो सही नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर इन्होंने सी कहा कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डी या सामग्रियों की आयु का मापन। हाँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि हम क्या करते हैं जो हमारा जीवाश्म और सामग्रियां हमें मिलती हैं तो कितनी पुरानी है उनका एज नापने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन जो राष्ट्रीय गान है इसकी रचना किसने की थी? तो रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किस भाषा में की थी? बंगाली भाषा में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। किस भाषा में की है? बंगाली भाषा में की है। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो टैगोर जी ने स्वयं ही 1919 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और नाम क्या रखा? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके नाम से इसको जाना जाता है अंग्रेजी अनुवाद। फिर अगर धुन की बात करें तो इसकी वर्तमान धुन का श्रेय जो है अक्सर कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। ये कभी नहीं पूछा गया है, तो ये ना ध्यान रहे, कोई बात नहीं। जो स्वीकार कब किया गया है इसको? जो राष्ट्रीय गान है इसको संविधान सभा में या भारत के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। सबसे पहले गाया कब गया? तो 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तब इसको पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी पूछ लेता कब अपनाया गया, कभी कब गाया गया, रचना किसने की, किस भाषा में है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और इसको गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। अगर आपसे अल्प अवधि पूछी जाए कि किसी मतलब कोई ऐसा समय हो जिसमें बहुत कम समय में मतलब अल्प अवधि इसकी क्या हो सकती है गाने का, तो 20 सेकंड है इसका अल्प अवधि। कितना है? 20 सेकंड है, ठीक है। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय गान के बारे में। अब क्वेश्चन क्या था कि कब अपनाया गया? तो अभी हमने देखा कि 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा आगे क्या है कि बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो पहला है इनमें से सभी। तो भाई जब सारे पहले तो अभी ए हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ए ऑप्शन है इनमें से सभी। बी है कि कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। सी है जीव के आकार में वृद्धि। डी
है समय के साथ ऊतक विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो जो बायोमैग्नीफिकेशन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ ऊतक विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये है बायोमैग्नीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है। अजैविक मतलब कि नॉन लिविंग, मतलब जिसमें जान ना हो। तो जो हमारा जीवमंडल है दो भागों में बटा हुआ है, एक जैविक और अजैविक। जैविक में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैविक में आ जाएंगे लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे जानवर, ये सारे लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। अगर हम अजैविक की बात करें मतलब कि नॉन लिविंग में, तो जैसे हवा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, तापमान हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा अजैविक घटक नहीं है, नहीं की बात की जा रही है। पहला फास्फोरस, दूसरा है कवक। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी है कवक, सी है मृदा और डी है प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ पर अजैविक नहीं है की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कवक है ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है, बाकी सारे हमारे अजैविक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ए है नागासाकी, बी है एम्स्टर्डम, सी है सिडनी, डी है न्यूयॉर्क। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड में स्थित है। अगर हम ग्रीन पीस की स्थापना की बात करें तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। तो जो घास भूमि की अगर हम बात करें, एक पारितंत्र बना है, तो मान लीजिए हमारा क्या है, ए है घास, और इस घास को खाया किसने, टिड्डे ने खाया। टिड्डे ने खाया, टी से हम लिखे दे रहे हैं, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने खा लिया। मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को किसने खा लिया, मोर। ठीक है। तो जो ये देखिए मांसाहारी, ये भी मांसाहारी है, ये मांसाहारी, ये शाकाहारी। तो यहाँ पर जो सबसे उच्च स्तर पर वो मांसाहारी ही आ रहा है। ठीक है। तो जो मांसाहारी होता है ये सबसे उच्च स्तर पर होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो अगर हम वायुमंडल के स्तर की बात करें या लेयर की बात करें तो 5 लेयर हैं। कौन कौन सी हैं, तो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के जो सबसे पास है वो है क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002, बी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1990, सी है 10 दिसंबर 1980, डी है 11 मई 1972। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ए ऑप्शन है जैविक खेती, बी है अधिक उपज वाली किस्म की खेती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ए ऑप्शन है जैविक खेती, बी है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, सी है ग्लास हाउस में पौधे लगाना और डी है शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग मतलब झूम खेती जिसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी खेती, जैविक खेती। और जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा अम्लीय वर्षा संबंधित है। ए ऑप्शन है बोरिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड, और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा जो है इसमें जो एसिड संबंधित है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WWF से आशय है। ए ऑप्शन है वर्ल्ड वाव फंड, बी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी है वर्ल्ड वार फंड, और डी है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। तो जो WWF है इसका जो आशय है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये हमारा बी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है टोकोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। अगर हम टोकोपैक्सी की बात करें तो ये एंडीज पर्वत पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो जो एंडीज पर्वत है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ले ली है। आगे हम बात करते हैं तिब्बत। तो क्या कहा गया है कि तिब्बत की सांगपो नदी जानी जाती है। तो कहाँ पर जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी? किस नाम से जानी जाती है? तो एक नदी निकलती है तिब्बत से, वहाँ पर उसे कहते हैं सांगपो नदी। अब वो भारत में आती है और अरुणाचल प्रदेश में उसको कहते हैं दिहांग। फिर उसके बाद में असम में आती है, असम में बनाती है माजुली द्वीप, जो माजुली नदी द्वीप है वो बनाती है और यहाँ पर उसे असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और उसके बाद में जब ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो वहाँ पर इसको कहते हैं जमुना। और वहीं पर गंगा नदी और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है उनका संगम होता है और एक डेल्टा बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरवन है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश में मतलब कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं मेघना। ठीक है। इतने सारे नाम है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या कहा गया है कि तिब्बत की सांगपो नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र से जानी जाती है। मैंने आपको बताया कि जो सांगपो है, सांगपो कहा जाता है कहाँ? तिब्बत में। उसके बाद में आती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, उसे हम कहते अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग। फिर आती है असम में। असम में ये बनाती है एक द्वीप। ये द्वीप भी पूछा गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है। कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और यहीं पर असम से ही इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो इसको कहते हैं हम जमुना। ठीक है। और जब गंगा और जमुना मिल जाती हैं तो मेघना नाम पड़ जाता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो आर्सेनिक की अगर हम बात करें कि इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे कई जो जल में रासायनिक पदार्थों की अधिकता से जो होने वाले रोग हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एक क्लिप आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, रुकिए 1 मिनट। अब ये आप देखिए कि जल में जब कुछ रासायनिक पदार्थों की अधिकता हो जाती है तो उनसे कौन-कौन से रोग होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो मिनी माता रोग ये कब होता है? जब जल में पारे की मतलब मरकरी की अधिकता हो जाती है तो हो जाता है मिनी माता रोग। कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है तो होता है इटाई-इटाई रोग। और आर्सेनिक जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्सेनिक की अधिकता होती है तो होता है ब्लैक फुट रोग। क्या होता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और जब नाइट्रेट की अधिकता होती है पानी में
किसकी अधिकता? नाइट्रेट में तो हो जाता है ब्लू वेवी सिंड्रोम रोग। तो ये जल में रसायनों की अधिकता से होने वाले रोग हैं। इसे आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, या जब हमारा सिलेबस जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसमें भी ये पढ़ाया जाएगा। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया है कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से रोग हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव, रैन शेडो प्रभाव, उच्च तुंगता प्रभाव, निम्न ताप प्रभाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रैन शेडो प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? सूर्य बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप। तो अगर हम सूर्य तप की बात करें तो सूर्य से जो जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं सूर्य तप। सौर ऊर्जा तो जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और जो सौर स्थिरांक है यही है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर से लिया गया। एक होता है हमारा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएस से, मतलब अमेरिका से लिए गए हैं। तो अगर कर्तव्य आ रहा है तो यूएसएसआर, अगर अधिकार आ रहा है तो आज से अधिकार, आज से अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोरांग घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी और फूलों की घाटी। तो अगर हम सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में। तो ये है कहाँ शांत घाटी? केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल यहाँ पर एलपीजी होना था, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर क्या होगा? एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। बी है कि नीले ज्वाला से जलने वाला। सी है उच्च ऊष्मीयमान। और डी है एक स्वच्छ ईंधन। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। और जो एलपीजी होता है वो किससे ये जो तीनों हैं, क्यों आप सभी ने गैस जलाते हुए देखा होगा कि नीली ज्वाला उसमें से निकलती है, और जब उच्च उष्मीयमान होगा तभी तो खाना पकेगा। और ये मतलब कि इससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है, इसलिए स्वच्छ ईंधन भी इसको कहते हैं। लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने असत्य पूछा है तो असत्य यही है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले ले। अगर हम ये बात करें कि एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है, तो मीथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और इसमें मेथिल मरकैप्टन भी मिलाया जाता है कि जिससे जब इसका रिसाव हो तो हमें पता चल जाए उसके गंध से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि इनका किन किन गैसों का मिश्रण है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। और गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए जो गंध होती है वो किस गैस को मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पहला, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। बी है कि उत्पादक व उपभोक्ता। सी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। और डी है पौधे तथा जंतु। तो अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करें तो दो घटक हैं, एक जैविक घटक है और अजैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा है। तो अगर हम मकर रेखा की बात करें, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है। तो ये जो है ये 0 डिग्री है। ये हो गया विषुवत रेखा। इसके ऊपर है
मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। नॉर्थ। और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर ही क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कर्क रेखा के सॉरी मकर रेखा के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया? मकर रेखा। एक सेकंड रुकिए, दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक बार हटाने के बाद ना ये हट जाता है पूरा। रुकिए 1 मिनट। देखिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक, 0 डिग्री पर हमारा क्या है? तो 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा। ठीक है, फिर है, मैंने अगले वाले में अभी जो कुछ सेकंड पहले बताया था उसमें मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, दोबारा बता रही हूँ। तो ये 0 डिग्री हो गया, और ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये है ये क्या है? कर्क रेखा है। मैंने आपको मकर बता दिया था, आई एम सॉरी। 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ मकर है। ओ सॉरी सॉरी, कर्क है भाई, खुदे भूल जा रहे हैं। देखिए, 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया? मकर रेखा ही पूछा गया। तो 23.5 डिग्री साउथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। कर्क रेखा से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम क्या करेंगे थ्योरी क्लास में अपना देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर बिटाकर है, फिर इन्होंने कहा डॉक्टर उदम, फिर है डॉक्टर A G टांसले, और डॉक्टर R D मिश्रा। तो जो इकोसिस्टम शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर A G टांसले ने किया था। और इकोलॉजी तो अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो डॉक्टर R D मिश्रा है, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। कौन है? R D मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। और आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर उदम हैं। और जो विटिकर हैं, इन्होंने 5 जो किंगडम दिए थे वो इनके जनक हैं ये। ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा की हम बात करें तो ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। तो जो ध्रुव तारा है इसे हम उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन 1985, बी ऑप्शन है 1981, सी है 1973, डी है 1972। तो अगर वन्य जीव की हम बात करें, सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर, तो कब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ? तो 1973 में हुआ। और टाइगर क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1972 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो अगर हम यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? शेर का वो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहीं पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ही। और बहुत सारे कम से कम 8 से 9 यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लखन लिखा, लखनऊ होगा यहाँ पे।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? पहला गरम दल व नरम दल के मध्य, फिर बी है कि ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, सी है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, और डी है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो जो लखनऊ समझौता है वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अब कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने के द्वारा की गई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है और ये लुप्त प्राय है? रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, और बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, और डी है राजस्थान। तो जो जंगली गधों का अभयारण्य है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न, और हमने 2021 में जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं उनको हमने इस पे कवर किया, जिसमें हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे और ईवीएस के भी 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें, मतलब ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। और कल से हमारी थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल वाले क्वेश्चन में। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, पसंद आई वीडियो कि नहीं है। जो भी आपके मर्जी हो, मर्जी नहीं मतलब जो चीज़ें लिखने लायक हो, मतलब अगर अच्छी लगी हो तो भी, नहीं अच्छी लगी हो तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल। और कल के लिए तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि कल से आपका थ्योरी और एमसीक्यू रहेगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।